सभी बच्चों का बाल भारती क्लासेस 11th फाउंडेशन में एक बार फिर से स्वागत है। बेटा हम 11th फाउंडेशन में पिछले कुछ वीडियो लेक्चर से चर्चा कर रहे थे आपके साथ वृत्तीय गति पर, या आप ऐसे बोल दो वृत्ताकार पथ पर गति पर हमने चर्चा की थी और उससे संबंधित कुछ राशियों पर भी हमने बात की थी, जैसे आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि बातों पर भी हमने चर्चा की थी। फिर हमने संबंध भी पढ़ा था कि वृत्ताकार पथ पर जब कोई कण गति करता है तो उस कण के रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, और ये संबंध होता है v बराबर r गुणा ओमेगा, कि रेखीय वेग बराबर होता है पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। ऐसे हम रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में भी संबंध पढ़ते हैं वृत्तीय गति में, तो वह संबंध मिलता है a बराबर r गुणा अल्फा, कि रेखीय त्वरण बराबर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण। ये हमने पढ़े थे। अब ये हमने क्यों पढ़े थे, क्योंकि आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं घूर्णन गति, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वह है घूर्णन गति। तो ये सारी जो राशियां जो आपने पढ़ी थी वृत्ताकार पथ पर या वृत्तीय गति से संबंधित राशियां पढ़ी थी, आवर्तकाल, आवृत्ति, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये सब आपके काम आने वाली हैं घूर्णन गति में, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं इसे हम? रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति। तो पहले हम एक बार बेसिक बात करें हम गति की। गति शब्द का अर्थ क्या होता है? गति को हम कहते हैं मोशन। गति शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो बेटा, जब कोई कण गति करता है तो उस कण की स्थिति समय के साथ निरंतर बदलती है, अर्थात कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, या बोलते समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। तो गति का मतलब होता है किसी कण या निकाय की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होना। यदि किसी कण या निकाय की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वह कण विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। गतिशील अवस्था में है जिसे हम कहते हैं कण का गति करना। पर यदि ऐसा हो कण या निकाय की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वह कण कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। तो हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल अभी गति के बारे में, मोशन। तो गति का मतलब हो जाता है किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होना, यह कहलाता है गति। कि यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वह कण गति कर रहा है, अर्थात गतिशील अवस्था में है। ठीक है। देखो, वैसे तो गति जो है, यदि हम दिशा के आधार पर बात करें तो गति तीन प्रकार की होती है: एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति। दिशा के आधार पर तो गति का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है: एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय। यदि वैसे हम गति की बात करें तो गति के मुख्य रूप से हम दो प्रकार की बात करते हैं। एक तो होती है स्थानांतरण गति। गति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, दिशा के आधार पर तो तीन प्रकार की होती है: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। वैसे गति के दो प्रकार होते हैं, स्थानांतरण गति और दूसरा होता है घूर्णन गति। आज हम चर्चा करेंगे घूर्णन गति पर। वैसे मैं आपको बता दूं स्थानांतरण गति होती क्या है। स्थानांतरण गति का मतलब होता है निकाय अथवा कण के स्थान में परिवर्तन होना, स्थिति में परिवर्तन होना। क्योंकि स्थानांतरण का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर।
कि पहले कण एक बिंदु पर था, कि पहले कण बिंदु ए पर था, बिंदु ए से कुछ समय पश्चात पहुंच जाता है बी पर, बी से पहुंच जाता है सी पर, सी से पहुंच जाता है डी पर। तो ये गति हो जाती है स्थानांतरण गति। क्या हो जाती है? स्थानांतरण गति। तो स्थानांतरण गति को हम कैसे परिभाषित करते हैं? जब कोई कण किसी सरल रेखा के अनुदिश, या ऐसे बोल दो, जब कोई कण किसी दिशा में हर एक निश्चित समय अंतराल में दूरियां तय करता है, कि जब कोई कण किसी रेखा के अनुदिश, या ऐसे बोल दो किसी दिशा में हर एक निश्चित समय अंतराल में दूरी तय करता है, अर्थात कण के स्थान में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो ऐसी गति को हम कहते हैं स्थानांतरण गति। शुद्ध स्थानांतरण गति क्या होती है? कि जब कोई कण किसी सरल रेखा के अनुदिश, या ऐसे बोलते हैं जब कोई कण किसी निश्चित दिशा में हर एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में कैसी दूरियां तय करता है? एक समान दूरियां तय करता है। तो ये कण की गति तो कौन सी हो गई? स्थानांतरण गति, क्योंकि स्थान में परिवर्तन हो रहा है ना, समय के सापेक्ष स्थिति बदल रही है। पर यह स्थानांतरण गति पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, तो इसे हम कहते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति। शुद्ध स्थानांतरण गति का अर्थ होता है किसी कण द्वारा या किसी निकाय द्वारा किसी सरल रेखा के अनुदिश, या ऐसे बोल दे किसी निश्चित दिशा में हर एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करना, तो ऐसी गति को हम कहते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति। क्या कहते हैं इसे हम? शुद्ध स्थानांतरण गति। दूसरी जो आती है वो होती है घूर्णन गति, जिस पर आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। घूर्णन गति को हम कहते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। घूर्णन गति स्थानांतरण गति से बिल्कुल अलग है। स्थानांतरण गति में तो क्या हो रहा है? कण अथवा निकाय की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। कण या निकाय एक बिंदु से कहां पर जा रहा है? दूसरे बिंदु की ओर गति कर रहा है। घूर्णन गति में ऐसा नहीं है। घूर्णन गति में क्या होता है? जब कोई निकाय या वस्तु, कह सकते हैं जब कोई निकाय या वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर स्थानांतरित ना हो, बल्कि किसी निश्चित रेखा, जैसे बोल दे किसी अक्ष के पारित क्या करें? घूमे, अर्थात घूर्णन करें, तो ऐसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या होती है घूर्णन गति? जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूमता है या घूर्णन करता है, तो निकाय की इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति में निकाय एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि अपनी एक निश्चित स्थिति पर रहकर किसी अक्ष के पारित घूमता है, अर्थात घूर्णन करता है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। एक बार फिर से ध्यान देना, घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूमता है, तो निकाय की ऐसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। और जिस अक्ष के पारित निकाय घूमता है, उस अक्ष को हम कहेंगे घूर्णन अक्ष। जैसे घूर्णन गति का एग्जांपल आपको बता दें, पंखे की गति।
कि जब हम पंखा ऑन करते हैं, पंखा जब गति करता है तो ऐसा थोड़ी ना होता पंखा एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। उसके स्थान में कोई परिवर्तन होता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं जाता, बल्कि अपनी स्थिति पर ही बना रहता है और एक अक्ष के पारित घूमता है। तो पंखे की जो गति है वो किसका एग्जाम्पल है? घूर्णन गति का। तो घूर्णन गति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल इजी तरीका है। जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूमता है, या ऐसे लिख दें घूर्णन करता है, घूर्णन करता है, तो निकाय की इस गति को क्या कहेंगे हम? घूर्णन गति कहते हैं। ये तो किसकी परिभाषा आ गई? घूर्णन गति की। जैसे पंखे की गति, क्लियर? यदि हम बात करें घूर्णन अक्ष की, तो घूर्णन अक्ष क्या होता है? निकाय घूर्णन गति में जिस अक्ष के पारित घूमता है, या से बोलते घूर्णन करता है, जिस अक्ष के पारित घूमता है उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? तो घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई निकाय किसी अक्ष के पारित घूमता है, अर्थात तो उसकी स्थानांतरण नहीं होता, किसी अक्ष के पारित घूम रहा है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। जैसे पंखे की गति। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमण करती है, साथ में अपने अक्ष के पारित घूमती भी है, तो पृथ्वी की गति भी घूर्णन गति का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूमती है। पंखे की गति, ये सब हो जाते हैं घूर्णन गति के एग्जाम्पल। और घूर्णन गति में पिंड जिस अक्ष के पारित घूम रहा है उस अक्ष को हम क्या कहेंगे? घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। क्लियर? अब घूर्णन गति में जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वह कौन कौन से आते हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। तो बेटा ये बात थी घूर्णन गति की। घूर्णन गति हमेशा कौन सा पिंड करता है? दृढ़ पिंड करता है। घूर्णन गति कैसे पिंड की होती है? दृढ़ पिंड की होती है, अर्थात एक ठोस पिंड की होती है। और ठोस पिंड के बारे में तो आप जानते हैं, ठोस निकाय क्या होता है? जिसके कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे हों, उस पिंड को हम क्या कहते हैं? ठोस पिंड या दृढ़ पिंड। ठीक है? तो देखो घूर्णन गति से संबंधित कौन कौन से तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए ये एक दृढ़ पिंड है या एक ठोस पिंड है। यह पिंड इस अक्ष के पारित इस प्रकार से घूम रहा है, अर्थात कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। और मैंने आपसे कहा है कि पिंड जिस अक्ष के पारित घूमता है या घूर्णन करता है उस अक्ष को हम क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष। क्लियर? कि ये एक पिंड है, दृढ़ पिंड बोल दें या ठोस पिंड बोल दें, जो इस अक्ष के पारित घूर्णन कर रहा है, अर्थात घूम रहा है। आप जानते हैं कोई भी निकाय या पिंड अनेक कणों से मिलकर बना होता है।
मान लीजिए इस निकाय के एक कण का द्रव्यमान है m1, दूसरे कण का द्रव्यमान है m2, तीसरे कण का द्रव्यमान है m3 और ऐसी nवीं कण का द्रव्यमान कितना है mn। क्लियर। अब देखो कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण होंगे बेटा, ये बात ध्यान देनी है आपको कि जब कोई पिंड या निकाय किसी अक्ष के पारित घूर्णन करता है अर्थात घूमता है, तो पिंड तो घूम रहा है, घूर्णन गति करेगा, पर उस पिंड का प्रत्येक कण उस घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। कि कोई निकाय तो भले किसी अक्ष के पारित घूम रहा है इस प्रकार से, पर उस निकाय का प्रत्येक कण उस घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। और जब घूर्णन गति में, दोनों रिलेटेड है बेटा एक दूसरे से, ध्यान रहे, जब घूर्णन गति में निकाय का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करेगा, तो उस कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होगी। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहा है मैंने कि जब कोई ठोस पिंड या दृढ़ पिंड किसी अक्ष के पारित घूर्णन करता है अर्थात घूमता है, तो उस पिंड का प्रत्येक कण उस घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। और जब वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करेगा तो पिंड के उन कणों की पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के, जो सीधी दूरी होगी घूर्णन अक्ष से, उस दूरी के बराबर होगी। तो घूर्णन गति का जो तथ्य मैंने आपको बताए हैं उनमें सबसे पहली बात मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि घूर्णन गति में पिंड के सभी कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। कि पिंड तो अपनी ही जगह है और वह किसी अक्ष के पारित घूम रहा है, पर उस पिंड का प्रत्येक कण पिंड की घूर्णन गति के दौरान उस अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। ये चीज मैंने आपके सामने ही लिखी है, वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करते हैं। और जब ये सभी कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करेंगे, तो इन सभी कणों के वृत्ताकार पथ का केंद्र हमेशा कहां पर होगा, घूर्णन अक्ष पर ही उपस्थित होगा। यही लिखा है, जिनका केंद्र घूर्णन अक्ष पर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि घूर्णन गति में जब कोई दृढ़ पिंड या ठोस पिंड किसी अक्ष के पारित घूमता है, तो उस पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। इन सभी कणों की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होगी। और सभी कणों के पथ का जो केंद्र होगा वो कहां पर होगा, घूर्णन अक्ष पर ही विद्यमान होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो कण घूर्णन अक्ष के निकट होते हैं उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम और घूर्णन अक्ष से दूर कणों के पथ की त्रिज्या कैसी होती है, अधिक होती है। अभी बताया ना मैंने आपको कि पिंड तो घूर्णन गति कर रहा है, इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है इस प्रकार से, पर उस पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। और इन कणों के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होगी। अब बताओ किसके कण के पथ की त्रिज्या ज्यादा होगी, जो कण घूर्णन अक्ष के निकट है उस कण के तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम हो जाएगी।
और जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है अर्थात किनारों की तरफ है, बाहर की तरफ है, उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं पंखा जब घूमता है, घूर्णन गति करता है, तो पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं यानी कि पंखुड़ियां जो होती हैं वो घूर्णन अक्ष के चारों ओर कैसे पथ पर परिक्रमण करती हैं? वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती हैं। क्लियर? अब जो कण अंदर की तरफ है अर्थात घूर्णन अक्ष के निकट है उनके लिए तो पथ की त्रिज्या कैसी होगी? कम। और जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है अर्थात बाहर की तरफ है उनके लिए पथ की त्रिज्या कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो ये बात मैंने आपको लिखी है कि घूर्णन गति के दौरान पिंड तो घूम रहा है अक्ष के चारों ओर, पर उसका प्रत्येक कण उस घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है पिंड की घूर्णन गति में। तो जो कण घूर्णन अक्ष के निकट होते हैं उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तो कम होती है, जो कण घूर्णन अक्ष से दूर होते हैं उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिक होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। यह एक द्विविमीय गति है। द्विविमीय का मतलब होता है कि घूर्णन गति हमेशा एक तल पर होती है, कि घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण कर रहा है। तो यह एक अक्ष के चारों ओर तो हो रही है पर एक सरल रेखा में हो रही है या एक तल पर होती है? तल पर होती है। तो घूर्णन गति एक द्विविमीय गति है क्योंकि घूर्णन गति में पिंड किसी अक्ष के चारों ओर जो गति कर रहा है वह एक तल पर गति कर रहा है, इसलिए यह एक द्विविमीय गति है। नेक्स्ट, सभी कण अपना वृत्ताकार पथ समान समय में पूरा करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो घूर्णन गति में पिंड तो घूम रहा है पर पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो सभी कण अपना वृत्ताकार पथ समान समय में पूरा करते हैं कि यदि पिंड का एक कण अपना एक चक्कर t समय में पूरा कर रहा है तो सभी कण अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करेंगे? t समय में ही पूरा करेंगे। और एक चक्कर में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल, जिसे हम दर्शाते हैं कैपिटल T से। कि जैसे पंखा घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो पंखे की जो पंखुड़ियां हैं, ब्लेड्स जो हैं, वो अपना जो वृत्ताकार पथ है अलग अलग समय में पूरा करेंगी या समान समय में पूरा करेंगी? समान समय में ही पूरा करेंगी। जितने समय में एक कण अपना एक परिक्रमण पूरा करेगा उतने ही समय में सभी कण अपना एक परिक्रमण पूरा करेंगे, समय अलग अलग नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट, सभी कणों का कोणीय विस्थापन समान होता है। कि मान लीजिए आपने पिंड को थीटा कोण पर घुमाया, क्योंकि एक ऐसा पिंड है, ठोस पिंड है, एक दृढ़ पिंड है। जब आप इस पिंड को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो इस पिंड के सभी कण घूर्णन अक्ष के पारित अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कोण पर घूमेंगे? थीटा कोण पर ही घूम जाएंगे। तो ध्यान रहे कि यदि आप पिंड की घूर्णन गति में पिंड का कोई भी एक कण थीटा कोण पर घूमता है तो ध्यान रहे सभी कण कितना कोणीय विस्थापन तय करेंगे? थीटा कोणीय विस्थापन तय करेंगे, अर्थात सभी कणों का कोणीय विस्थापन समान होता है। नेक्स्ट, सभी कणों का कोणीय वेग समान परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। सभी कणों का कोणीय विस्थापन समान है कि एक कण जितने कोण पर घूमेगा सभी कण उतने कोण पर घूमेंगे। सभी कणों का समय भी कैसा है? समान। तो जब सभी कणों का घूर्णन गति में पिंड के सभी कणों का कोणीय विस्थापन समान होगा, समय समान होगा, तो कोणीय वेग भी कैसा होगा? समान होगा। ठीक है। पर रेखीय वेग या रेखीय चाल समान नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं
आप रेखीय वेग या रेखीय चाल, क्योंकि वेग का परिमाण चाल को दर्शाएगा। यदि आप रेखीय चाल निकालें तो चाल क्या आती है, दूरी बटा समय, ये आती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, परिधि 2πr के, और एक चक्कर में लगा समय किसके बराबर होता है, आवर्तकाल कैपिटल टी के। तो जब आप घूर्णन गति में पिंड के कणों का कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और समय सभी कणों के लिए कैसा होगा, समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। पर रेखीय वेग या रेखीय चाल आप निकालते हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr बटा समय कैपिटल टी। तो आप देखें सभी कणों का समय तो कैसा है, समान। जितने समय में एक कण अपना एक चक्कर पूरा करेगा, सभी कण उतने ही समय में अपना एक चक्कर पूरा करेंगे। समय तो सबका समान है। पर यहां पर त्रिज्या देखें, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उस पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। क्या सभी कणों के पथ की त्रिज्या समान है क्या, नहीं है। जो कण घूर्णन अक्ष के निकट है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होगी, जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिक होगी। यही होगा ना। तो देखिए जो कण घूर्णन अक्ष के निकट है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होगी, उसके लिए आर का मान कम होगा। आर का मान कम होगा तो उसका रेखीय वेग या रेखीय चाल भी कैसी होगी, कम होगी। पर जो कण घूर्णन अक्ष से दूर है उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आर का मान ज्यादा होगा तो रेखीय वेग, रेखीय चाल का मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। तो ध्यान रहे बेटा कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यही घूर्णन गति का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे बढ़ाएंगे अब, कि जब कोई पिंड किसी अक्ष के पारित घूर्णन करता है तो उस पिंड का प्रत्येक कण उस अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। इन कणों के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर होगी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के बराबर होगी। और सभी कणों के वृत्ताकार पथ का केंद्र कहां पर होगा, घूर्णन अक्ष पर होगा। यही होगा। तो घूर्णन गति में पिंड के सभी कणों का कोणीय विस्थापन, सभी कणों द्वारा लिया गया समय और सभी कणों का कोणीय वेग, ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। पर रेखीय वेग या रेखीय चाल सभी कणों के लिए कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। जो कण घूर्णन अक्ष के निकट होते हैं उनके लिए पथ की त्रिज्या r कम होने के कारण उनका रेखीय वेग या रेखीय चाल कम होती है। पर जो कण घूर्णन अक्ष से दूर होते हैं उनके लिए पथ की त्रिज्या r अधिक होने के कारण रेखीय वेग या रेखीय चाल अधिक हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है ना तो हमेशा कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और समय ये सभी कणों के समान होते हैं। जितना एक कण का होता है उतना ही सभी कणों का होता है। पर रेखीय वेग या रेखीय चाल भिन्न भिन्न होते हैं। और कौन से कणों का रेखीय वेग या रेखीय चाल अधिक होगी, जो कण घूर्णन अक्ष से दूर होंगे, और जो कण घूर्णन अक्ष के निकट होंगे उनके लिए रेखीय वेग या रेखीय चाल कम होगी, क्योंकि उनके लिए आर का मान भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने की है घूर्णन गति के लिए। घूर्णन गति तथा घूर्णन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर हमने आज चर्चा की है। अब हम आगे इसी घूर्णन गति के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको जो बताया है इसको आप ध्यान रहे, क्योंकि यही घूर्णन गति का कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे तक काम आने वाला है। समझ में आएगी सभी को?